गुड इवनिंग बच्चों आज मैं क्लास 11 न्यू सिलेबस जो है उसमें जिन बच्चों का हिंदी बी है ना, उनका पोएम्स मैंने चारों पढ़ा दिए हैं। आज मैं प्रोज लेकर आई हूँ। तो पहला प्रोज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अर्धनारीश्वर है। तो अर्धनारीश्वर हम लोग किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। उस भगवान शिव के उस रूप को कहते हैं जिसमें आधे भाग शिव और आधे भाग पार्वती होती हैं। यानी एक पैर उनका साड़ी की जड़ी में लिपटा होता है, दूसरा पैर का जो पैर है वो बागाम्बर से ढका होता है, एक हाथ में त्रिशूल होता है, दूसरे हाथ में चूड़ी कंगन होती है, एक आँख में क्रूरता होती है, दूसरे में दया और विनम्रता होती है। तो ये जो है ना, यानी एक पुरुष और एक स्त्री, एक व्यक्ति का आधा भाग एक पुरुष का और एक आधा भाग स्त्री का हो, उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर, जो हमें शंकर और पार्वती में दिखता है। तो राइटर ने बड़े ही अच्छे तरीके से नारी और नर, जो दो लोगों से मिलकर के हमारा समाज बनता है, उन दो लोगों की भूमिका का इतिहास, मध्य और वर्तमान, अभी जो भी उनकी जैसी जब भूमिका रही है और समाज पे उसका जो असर हुआ है, उसके बारे में लेखक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। तो अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि कवि को जान लेने से हमको उनकी रचना को समझने में सहूलियत होती है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया, मुंगेर जिला है बिहार स्टेट का, तो वहाँ पे उनका जन्म एक साधारण किसान के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माँ का नाम मनोरूप देवी था। वे छायावादी युग के कवि थे और उनकी भाषा जो थी वो सरल भाषा और प्रांजल शैली थी उनकी। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और या भारत के उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा था और उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया था उसको। भारत की बदलती हुई परिस्थितियों को उन्होंने हूबहू निरेखा था और उसमें उनको कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो संघर्ष हो रहा है, एक दबे कुचले समाज से निकलने की जो कोशिश हो रही है, अगर उसमें महिलाओं का मुख्य भागीदारी होता, जो आज की सरकार का भी वही प्रथम है कि महिलाओं का भागीदारी हर क्षेत्र में होना ज़रूरी है, तभी हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये सेम चीज़ को उन्होंने भी महसूस किया था कि अगर महिलाओं का भी भागीदारी पूरा का पूरा होता तो शायद आज के समाज का रूप कोई दूसरा होता। और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि शायद पहले से पृथ्वी में ऐसा नहीं था। भारत मातृ प्रधान देश था और भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक व्यंग के रूप में कहा कि सभ्यता की शुरुआत जब से हुई, यानी पेड़ पौधे, प्राकृतिक में जो जीव जंतु होते हैं, चिड़िया या कोई छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, उसमें नर मादा का इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। उनका कोई सामाजिक व्यवस्था उस तरह की देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन मनुष्य भी जब जंगलों में रहता था, कच्चे फल फूल खाता था, तब उनमें भी स्त्री और पुरुष में ज़्यादा भेदभाव, जबकि उस समय भी स्त्रियां ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान समझी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम सभ्यता की ओर अग्रसर हुए, हमारा कहीं ना कहीं एक समाज दो भागों में बंटता हुआ चला गया। कभी कुछ सामाजिक समस्याओं की वजह से, वर्तमान समस्याओं की वजह से, और कभी सोच की वजह से। तो लेकिन जो तकलीफ़ थी वो साफ सुथरा समझ में आ रही थी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। जबकि यहाँ पे लेखक ने दो चीज़ों को बड़े ध्यान देने लायक बताया है कि उन्होंने दो उदाहरण दिया है। कुरुक्षेत्र का उदाहरण दिया है कि अगर गांधारी और कुंती दोनों ही राजमाताएं थी और दोनों ही कोई ही इच्छा थी कि उनके पुत्र राजा बने, लेकिन अगर वे दोनों की मुख्य भूमिका होती उस समय तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि महिलाओं में दया होती है, धर्म होता है, सहनशीलता होती है, समझदारी होती है और किसी भी बात को बड़े ही आसानी तरीके से सुलझा लेने की भी क्षमता होती है। तो कुंती और गांधारी दोनों में ही ये सारी ये थी गुण थे, लेकिन वो पुरुष प्रधान इतना परिवार देश उस समय था ताकि उन लोगों ने अपनी भूमिका जो है ना वो बड़े ही गौण रखा। उन लोगों ने आगे बढ़ कर के अगर चाहते तो शायद कुछ अलग कर सकते थे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पे दिया है
कि जो भी जितने भी भारत के महान व्यक्ति हुए, चाहे वो संत सन्यासी हुए हों, चाहे जो भी पढ़े लिखे लोग हों, उन सभी लोगों में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है कि अगर वे औरतों की बात को पूरी तरह सुनेंगे तो शायद वे अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। महिलाएं क्या करेंगी, उनको व्यवधान प्रकट करेंगी। कभी हो सकता है कि वो महिलाओं के स्वरूप से डर जाते हों, कभी उन महिलाओं के स्वरूप से वो लाचार अपने को महसूस करते हों, या कहीं उनमें खुद की कर्तव्य निष्ठा में शायद संकोच होने का भय होता हो। तो क्योंकि जैसे एक जो बात है कि बुद्ध ने जो आनंद से कहा कि अगर आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु जब वह 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। उनका कहना था कि अगर पुरुष इसमें होते तो 5000 वर्ष तक ये धर्म चल सकता था, लेकिन चूंकि नारियां इसमें शामिल हुई हैं तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकेगा। तो बुद्ध इतने महान संत थे और उन्होंने खुद अपनी पत्नी को छोड़ करके संन्यास को ग्रहण किया था। एक एक लाइन इस कहानी का, मतलब ये जो निबंध है, एक एक लाइन इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों इस तरह से जो लोग सन्यासी बनते हैं वे अपने बारे में सोचते हैं, औरतों को मार्ग का बाधा समझते हैं, या माया का जाल समझते हैं, या अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध समझते हैं। लेकिन जब वो इस तरह से चले जाते हैं तब क्या वो कभी भी उलट के नहीं सोचते कि जिनको पीछे छोड़ के आए हैं उनकी ज़िंदगी में क्या छूट गया, क्या बच गया है। उनकी मनोस्थिति को वे लोग कभी नहीं समझते। जो पुरुष बहुत शक्तिशाली समझ के युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, अपने लहू को बहाना वे अपनी बहादुरी समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि इस लहू से किसी का सिंदूर धुल सकता है तो उसका ज़िंदगी फिर कैसा होगा। कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी मजबूरी की ज़िंदगी, कितनी साहस की ज़िंदगी एक महिला जीती है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेखक ने बताया है कि अलग तरीके से उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि ईश्वर ने नर नारी को समान रूप से बनाया है। उसने नर नारी के कर्म क्षेत्र को नहीं बांटा है। ये हम समझदार लोग, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए वे लोगों ने इस तरह से एक वर्ग को हमेशा से ही दबा के रखा। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में नर नारी के जीवन का उद्देश्य एक ही है। जीवन संचालन में नारी का भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। आज के युग में नारियों का हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और वे यह कार्य काफ़ी समझदारी के साथ कर रही हैं। यह कार्य उतनी ही मजबूती से के साथ करती हैं जितनी मजबूती के साथ पुरुष करते हैं। यह भेदभाव समाज ने बनाया था। हम कह सकते हैं पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। तो कहानी जो मैंने पढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन भाषा नहीं है, बहुत ही सरल रूप से लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि महिलाओं का समाज में संपूर्ण भागीदारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो कुछ अंधविश्वासों में अपने आप को भरमाते हैं, तथ्य देते हैं, वो सारे तथ्य आज के समय में हमारे बहुत ही काम के नहीं रह गए हैं, बल्कि हमको अपने उस अंधविश्वासों से और इस तरह की मान्यताओं से बाहर निकलनी पड़ेगी और एक सरल सूझबूझ के साथ, एक सामान्य सूझबूझ के साथ, एक बिना किसी बियास, बिना किसी पक्षपात के अपने अंतरात्मा से यह स्वीकार करना होगा कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में ही अभूतपूर्व रहा है और होगा भी। बस हमें विश्वास और उनको सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। अगर हम डराकर, धमकाकर या फिर प्यार से ही समझाकर या जैसे भी हो, हम अगर उनको घर में बंद ही रखेंगे हमेशा के लिए, तो हमें यह हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आधी आबादी, आधे हम अपने शक्ति को, मानवीय शक्ति को हमने बंदी बना के रखा है। तो आधे शक्ति से कभी कोई विजयी नहीं होता। पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। धन्यवाद बच्चों। टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ोगे और इस सार को समझ के आप ध्यान दोगे तो बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है। आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको ज़रूर पूछिए, मैं हमेशा आपको बताने के लिए हूँ। धन्यवाद।